नमस्कार सभी को। तो विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं पशुपालन। क्या पढ़ेंगे? पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, पशु परिचय का भाग बी। उससे पहले देख रहे हो आप कुछ, ए ग्रेट कोच कैन चेंज ए लाइफ। कोच कौन होता है? हैं? आपका कोच यहाँ पर कौन है? बस मैं ही हूँ अकेला? अरे वो सारे कोच हैं जो आपको पढ़ाने आते हैं, ठीक है, और जिनके मार्गदर्शन में आप अपनी क्या चेंज कर सकते हो, लाइफ। हमारी कोचिंग का जो ऐप रहेगा ना, वो किस नाम से है? विजन इंस्टीट्यूट के नाम से। इस कोर्स की आप संपूर्ण जानकारी दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और 2 नंबर आपका एक ही नंबर है, 2 नंबर दोनों एक ही नंबर है। और आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है? जीके बाय अजय सर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको हमारे इंस्टीट्यूट से संबंधित सारी भी जितनी भी क्लासें होती है वो क्लासें मिलेगी। और एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल है जीके बाय अजय सर के नाम से, यूट्यूब चैनल है जीके बाय अजय सर के नाम से, और हमारे कोचिंग का जो ऐप है वो है विजन इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है। आपको जो अगर कोई भी पेड कोर्स लेना है तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। क्लास में पढ़े हुए मटेरियल की आपको टेलीग्राम पर क्या प्रोवाइड करवाई जाएगी? पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हो, और प्लस में आपको जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल पर कंटेंट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे पशुपालन। क्या पढ़ेंगे? पशुपालन। ठीक तो सबको सही रहा है ना? पशुपालन बोले तो इंग्लिश में कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। पढ़ना क्या है पता है क्या? पशुपालन के बारे में जानकारियां लेनी है हमें, सामान्य जानकारी, ठीक है। आपने YouTube पर वीडियो देखा होगा, देखा था क्या? इस क्लास से संबंधित वीडियो बनाया था, डाली थी YouTube पर क्लास, देखी होगी आपने। मैंने आपको बताया था कि जो पशुपालन है ना, वो हम पढ़ते हैं एक तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो। एक अपन पढ़ते हैं एग्रीकल्चर जेट के लिए, है ना। और एक पशुओं का क्या बनता है, डॉक्टर बनता है। उसमें बहुत ज्यादा क्या पढ़ी जाती है, डीप से पढ़ी जाती है। हमें तो किसके साथ में रहना है? डॉक्टर के साथ में रहना है। तो ये मान के चलो इस लेवल से तो नहीं पढ़नी हमें, लेकिन इनके लेवल से भी क्या पढ़नी है, हाई पढ़ना है, ठीक है ना। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछी जाती है और जो जेट एग्जाम में पूछी जाती है, उनसे थोड़ा सा क्या पढ़ना है आपको, हाई लेवल की क्या पढ़नी है, पशुपालन पढ़नी है, एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ना है, ठीक है। और आपको दे रखे होंगे कौन कौन से पशु पढ़ने हैं। जैसे गाय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है आपको जानकारी प्राप्त करनी है भैंस के बारे में, आपको जानकारी प्राप्त करनी है बकरी और किसके बारे में, भेड़ के बारे में, और जानकारी प्राप्त करनी है किसके बारे में, ऊंट के बारे में। और पक्षियों के अंदर एकमात्र क्या है, मुर्गी है। क्या है? मुर्गी है। ये इतने जानवर है जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो इनके बारे में जितनी भी सामान्य जानकारी है सबसे पहले वो पढ़ेंगे। फिर अलग से चैप्टर दे रखा है गाय की देसी नस्ल, अलग से चैप्टर दे रखा है भैंस की देसी नस्लें, बकरी की नस्लें, भेड़ की नस्लें, ऊंट की नस्लें और मुर्गी की नस्लों के बारे में हमें क्या प्राप्त करनी है, जानकारियां प्राप्त करनी है। तो इतनी हमें पढ़नी है चैप्टर। और इन चैप्टर में भी गाय की अलग अलग क्या रहेगी, नस्लें रहेगी, भैंस की अलग अलग क्या रहेगी, नस्लें रहेगी, ठीक है ना। मुर्गी की भी अलग अलग क्या रहेगी, नस्लें रहेगी, ठीक है। उनका डिटेल से अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। प्लस में इनसे संबंधित हमें क्या पढ़ने हैं, रोग पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं?
रोग पढ़ने हैं। रोग भी जीवाणुजनित रोग पढ़ने हैं, विषाणुजनित रोग पढ़ने हैं, प्रोटोजोआ जनित क्या पढ़ने हैं, रोग पढ़ने हैं। ठीक है, पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो एनिमल हस्बेंड्री या फिर पशुपालन क्या होता है। पशुपालन क्या होता है, पशुओं को पालना, पशुओं को क्या करना, पालना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। तो फिर मैं पूछूं पशुपालन विज्ञान क्या है, पशुपालन विज्ञान क्या है, क्या होता है पशुपालन विज्ञान। पशुओं को पालना या फिर पशुओं का क्या करना, प्रबंधन करना। तो पशुपालन की ऐसी विज्ञान जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, पशुओं के आहार से संबंधित, पशुओं के देखभाल से संबंधित, पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी जानकारी है, उन जानकारियों का उपयोग करके पशुओं का अधिक से अधिक अपन क्या उठा सकें, लाभ उठा सकें। इस विज्ञान को ये अपन क्या कहते हैं, पशुपालन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो पशु प्रबंधन की वह विज्ञान, पशु प्रबंधन की वह विज्ञान लिख सकते हो आप साथ साथ में, जहां पर समझाने वाली बातें आएंगी हम समझेंगे। पशु पालन या पशु प्रबंधन, पशु प्रबंधन की वह विज्ञान, की वह विज्ञान जिसमें पशुओं के आहार, जिसमें पशुओं के आहार, आवास, स्वास्थ्य, पशुओं के आहार, आवास, स्वास्थ्य और प्रजनन, प्रजनन की देखभाल करते हुए, देखभाल करते हुए उनसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, उनसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना पशुपालन विज्ञान कहलाती है। पशुपालन विज्ञान विज्ञान कहलाती है। किन किन पशुओं से अपन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो पशुपालन, किन पशुओं का पशुपालन कर सकते हैं अपन, पता है, गाय है ना, हाँ 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 हाँ, गाय है, देखो गाय है, भेड़ है, भेड़ है, बकरी है, ठीक है, उसके बाद में ऊंट है, घोड़ा है, हैं, मुर्गी, पशु मुर्गी नहीं है, ठीक है ना, पक्षी है, फिर भी याद रखना है, मुर्गी से अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा और मुर्गी, ये क्या है, इनसे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका ही हमें क्या करना है, पालन करना है, इनका क्या करना है, पालन करना है, प्रबंधन करना है। इसलिए स्पेशल यही पशु हमारे किसमें दिए गए हैं, कोर्स में दिए गए हैं। इन सब का क्या करना, प्रबंधन करना, और इनसे से अधिक हमें क्या प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना। ठीक है ना, साथ में क्या जानकारी रखेंगे अपन, इनके आवास की जानकारी रखेंगे, इनके लिए आवास कैसा होना चाहिए, इनके लिए चारा कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, और इनके लिए प्रजनन की क्या व्यवस्था हम कर सकते हैं। ये सारी जानकारियां अपन किसके अंतर्गत लेते हैं, पशुपालन विज्ञान के अंतर्गत लेते हैं। हाँ जी, डॉक्टर के पास में कुत्ता हमें कोई लाभ प्रदान नहीं करता है, मछली का अलग अलग रहेगा, मछली पशुओं के अंतर्गत नहीं आती है।
है? कुत्ता भी आता है, कुत्ता भी आता है, कुत्ता लेकर के है। अरे आता तो है, लाभ की बात कर रहा हूं मैं, किन से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं? गाय से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है हमें? गाय का दूध बेच सकते हैं, बेच सकते हैं नहीं बेच सकते? गाय का घी बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। हाँ, यही क्या है, छाछ बेच सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, दूध से बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? यानी गाय का जितना भी लाभ अपन प्राप्त करते हैं वो डेयरी की दृष्टि से, डेयरी उत्पादक की दृष्टि से करते हैं। यही अपन भैंस करते हैं नहीं करते? गाय और भैंस और भेड़। अब भैंस का उपयोग अपन कर सकते हैं 3-4 तरीके से। एक तो डेयरी की दृष्टि से कर सकते हैं, मांस की दृष्टि से कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते? और अपन बाहर वाहक वाहन के रूप में भी कर सकते हैं, करते हैं। भैंसे का उपयोग करते हैं नहीं करते हैं? बाहर वाहक के रूप में। गाय की भी कुछ नस्लें ऐसी होती है जो बाहर वाहक होती है, जैसे नागौरी नस्ल है या नहीं है? ठीक है। बकरी को, बकरी को काम में लेते हैं मांस उत्पादन के लिए, काम में लेते हैं, दुग्ध उत्पादन के लिए भी लेते हैं। और डायरेक्ट इनकी नस्लों के ऊपर क्या मिलते हैं? बेचने से पैसे मिलते हैं, है ना? तो इकोनॉमिक दृष्टि से सारी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऊंट को अपन काम में लेते हैं बाहर वाहक वाहन के रूप में, काम में लेते हैं नहीं लेते हैं? ठीक है। घोड़े को भी अपन काम में लेते हैं बाहर वाहक वाहन के रूप में, और मुर्गी को मांस और अंडे के काम में अपन लेते हैं। ठीक है ना, याद रखना। तो इनका क्या हमारे लिए, हमारे जीवन में उपयोग रहेगा, हम किस प्रकार से अपन इनके अधिक से अधिक क्या प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इन सारी जानकारियों को हम प्राप्त करते हैं पशुपालन विज्ञान में। किसमें? पशुपालन विज्ञान में। उतार लिया होगा? ठीक है, चलें आगे। आगे हेडिंग डालो, पशुपालन की सामान्य जानकारी। पशुपालन की सामान्य जानकारी। पशुपालन की सामान्य जानकारी। आप डिमोटिवेट तो नहीं हुए ना भर्ती के बारे में? दिमाग में बिल्कुल भी मत लेके आना है कि बहुत छोटे लेवल की क्या है, वैकेंसी है। ठीक है ना? जितना छोटा लेवल उतना ही क्या होगा, एग्जाम उतना ही टफ आएगा। ठीक है। जीके आप देखना, आप लगेगा जीके जैसे हमें क्या पूछा जा रहा है, आरएस लेवल का, एसआई लेवल का जीके पूछा जा रहा है ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी आपकी? 45 नंबर ये रहेंगे। इसके साथ में 15 नंबर के लगभग, 10 नंबर के लगभग आपकी क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट साइंस रहेगी, है ना? मैथ और जीके में सारे धुरंधर बैठेंगे। राजस्थान की पुलिस की तैयारी कर रहा है तो ये बात नहीं है कि उसको मैथ नहीं आ रहा। आरएस की तैयारी कर रहा है, इसकी ये मतलब नहीं है कि उसको मैथ नहीं आ रहा, है ना? मैथ और जीके के अंदर सारे सारे एक जैसे बैठेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, 45 नंबर ये, और 10 और 15 नंबर की लगभग क्या रहेगी, साइंस रहेगी। साइंस अब जो आप सीटी लेवल की पढ़ रहे थे वो लेवल नहीं है, 10th लेवल की क्या पूछी जाएगी, साइंस पूछी जाएगी, नॉर्मल सामान्य दैनिक विज्ञान पूछी जाएगी। ठीक है। 9th और 10th क्लास की क्या पूछी जाएगी, साइंस पूछी जाएगी, एनसीईआरटी पूछी जाएगी। 45 नंबर ये रहेंगे। इसमें से आप 45 के 45 नंबर क्या कर सकते हो, मार सकते हो आराम से। जीके के अंदर आप 45 105 नंबर लेकर के नहीं आ सकते। ये जो 45 नंबर है, ये 45 नंबर आप आसानी से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अब इसके जो 45 नंबर के पैसे कितने ले रहे हैं बाहर वाले, 2500 रुपए। बाहर वाले ऑनलाइन आप कोर्स खरीद के देख लेना, उसकी कीमत कितनी है, 2500 रुपए, 2000 रुपए है। और वो कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। 45 नंबर आपको कहां पर मिलेंगे, यही विजन इंस्टीट्यूट में मिलेंगे, देख लेना चाहे। ठीक है। 45 के 45 नंबर जो है वो आपको यहां पर विजन इंस्टीट्यूट में मिलेंगे। है? क्या कह रहे हो? आया मिला था ना? तो ये 45 नंबर को आपको यहीं से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब आप एग्जाम में कैसे प्रश्न करके आते हो वो आप पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि अपन पॉकेट में डाल के दे देंगे 45 नंबर, है ना? हाँ, मैटर इतना शानदार करवा देंगे कि आपको बाहर किसी भी कोचिंग से अदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे इसमें तो कुछ तो पार्ट जीके का ही है। मेले पढ़े होंगे आपने, पशु मेले पढ़े हैं ना? जीके का पोर्शन है या नहीं है?
अब रोग आपने साइंस में भी पढ़े हैं, वो के वो रोग कुछ ना कुछ आपको कहां पर मिल जाएंगे, यहां पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, सामान्य पशुपालन की सामान्य जानकारी में आप पहले शब्दावली लिखोगे। क्या लिखोगे? शब्दावली, पशुओं के बारे में शब्दावली। और शब्दावली से एक प्रश्न पक्का आएगा, अभी सोच लेना चाहिए। पशुओं की सामान्य शब्दावली है, उन शब्दावली में से एक प्रश्न देखने को आपको पक्का मिलेगा। सबसे पहला जो शब्द आता है वो है चैन। क्या है? चैन। हाँ, चैन जो है इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं सिलेक्शन। क्या कहते हैं? सिलेक्शन कहते हैं। चैन का अर्थ हो गया चुनना। क्या हो गया? चुनना। तो हम इसे कह सकते हैं चुनना, छांटना, अलग करना, कुछ भी कह सकते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, है ना। और शब्दावली आएंगी, मैं बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट बहुत है। सिलेक्शन या चुनना या फिर चयन क्या चीज है? तो चयन अपन कर सकते हैं या तो किसी झुंड में से, या किसी समूह में से, या किसी टोली में से। अब मैं पूछूं, टोली गाय के लिए काम में लेते हैं, भैंस के लिए काम में लेते हैं, बकरी के लिए काम में लेते हैं, फिर ऊंट के लिए काम में लेते हैं टोली शब्द। ऊंटों की क्या होती है? टोली होती है। गाय का क्या होता है? झुंड होता है। क्या होता है? झुंड होता है। गाय भैंस बकरी का क्या होता है? झुंड होता है। और फिर टोली किसके लिए? ऊंटों के लिए। तो पशुओं के किसी समूह में से, पशुओं के किसी समूह में से, पशुओं के किसी समूह, किसी समूह, या फिर आप कह सकते हो झुंड, या फिर आप कह सकते हो टोली। टोली में से, हाँ जी, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार अच्छे गुणों वाले पशु को, अच्छे गुणों वाले, गुणों वाले पशु को छांट कर अलग करना, छांट कर अलग करना क्या कहलाता है? चयन कहलाता है। चयन कहलाता है। तो चयन क्या है? चयन हमारी इच्छा के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं? पशु के अच्छे गुण धर्म को देख करके हम उस समूह से पशु को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। जैसे गाय का एक झुंड है, ठीक है, उस गाय में, गायों का झुंड कुछ नागौरी गाय भी हो सकती है ना, उसके अंदर देसी राठी गायें भी हो सकती है, हरियाणवी गायें भी हो सकती है, ठीक है, साहिवाल गाय भी हो सकते हैं। इन गायों का क्या है? समूह है। अब आपको कौन सा अच्छा गुण धर्म लगा है कि कोई गाय दूध अच्छा देती है, ज्यादा देती है, किसी गाय का गुणधर्म अच्छा ये है कि बोझा ढोने के काम आती है, किसी गाय का अच्छा गुणधर्म ये है कि बड़े बड़े उसके सींग है। इन गुणधर्मों के आधार पर उस झुंड में से किसी एक पशु को क्या कर लिया आपने? अलग कर लिया। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी चयन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चयन कहलाएगी। लिख लिया होगा। चलूं आगे। दूसरा गुणधर्म जो आपका है, दूसरा जो शब्दावली है, उसको लिखो आप कलिंग। सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, कलिंग। कलिंग। हाँ, दूसरी शब्दावली, दूसरा प्रकार जो आप लिखोगे उसका नाम क्या है? कलिंग। इंग्लिश में भी कलिंग कहेंगे, हिंदी में भी क्या कहेंगे? कलिंग कहेंगे। अब कलिंग भी एक प्रकार से ये भी है, चयन करने के हिसाब से ही है, पृथक करना, अलग करना है। लेकिन अब की बार अपन जो अलग करेंगे ना, वो खराब गुणों वाले पशुओं को क्या करेंगे? अलग करेंगे।
है ना। तो पशुओं के समूह में से किसी अन्य उत्पादक पशु को क्या करना, अलग करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, कलिंग कहलाती है। ठीक है, तो कलिंग क्या है, कलिंग के बारे में लिखोगे, पशुओं के किसी समूह या झुंड से, पशुओं के किसी समूह, किसी समूह या झुंड या फिर टोली में से खराब गुणों वाले, खराब गुणों वाले पशु को छांट कर अलग करना, पशु को छांट कर अलग करना क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है, कलिंग कहलाता है। अब खराब गुण जैसे कोई पशु बीमार हो सकता है ना। एक स्वस्थ जो है पशुओं का समूह है, उस स्वस्थ पशु के समूह से बीमार पशु को अलग करना क्या है, कलिंग है या नहीं है। या फिर अन्य उत्पादक पशु को क्या करना, अन्य उत्पादक पशु को छांट कर क्या करना, अलग करना, क्या कहलाएगा, कलिंग कहलाएगा। स्वस्थ पशुओं के समूह में से किसी बीमार या फिर अन्य उत्पादक, दोनों ही क्या है, खराब गुण है, दोनों ही क्या है, खराब गुण है। तो उस गुण वाले पशु को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाएगी कलिंग। क्या कहलाएगी, कलिंग कहलाएगी। लिख लिया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी खराब गुणों वाले पशु को पशुओं के झुंड से बाहर निकालने की प्रक्रिया या अलग करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, कलिंग कहलाएगी। लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये तो दिक्कत करेगा बार बार, डॉकिंग लिखो नेक्स्ट। और डॉकिंग शब्द स्पेशल काम में लिया जाता है किसके लिए, भेड़ के लिए। किसके लिए, भेड़ के लिए है डॉकिंग। डॉकिंग, डॉकिंग जानते होगा क्या होता है डॉकिंग, क्या होता है रे हाँ तो होता क्या है, हैं? पूंछ काटना क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। और इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूंछ काटना डॉकिंग। किसकी पूंछ काटना, गाय की पूंछ काटी जा सकती है क्या, क्यों नहीं काट सकते। भैंस की पूंछ क्यों नहीं काट सकते हैं, बकरी की पूंछ क्यों नहीं काट सकते। पेड़ के लिए काम में लिया तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा, हैं हैं। ऊन, ऊन में भेड़ की पूंछ क्या प्रॉब्लम करेगी, क्या। हाँ देखो, भेड़ के शरीर को कहा जाता है परजीवियों का म्यूजियम। क्या कहा जाता है, भेड़ का शरीर क्या कहलाता है, भेड़ का शरीर कहलाता है परजीवियों का म्यूजियम। परजीवी तो समझ गए होंगे आप, नहीं समझे, परजीवियों का म्यूजियम। परजीवी क्या होते हैं, देखो परजीवी दूसरे जीवों पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, अब परजीवी क्या हो सकता है, आपने पढ़ा होगा ना प्रोटोजोआ, साइंस में पढ़ के आए हैं प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, अमीबा है, ठीक है ना, पेरामीशियम है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था साइंस में। ये क्या है, ये प्रोटोजोआ जीव है, पेरामीशियम, पेरामीशियम ये प्रोटोजोआ जीव है। और ये क्या फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं ये, बीमारी फैलाते हैं। भेड़ की पूंछ क्या होती है,
पूंछ होती है लंबी। पूंछ क्या होती है भेड़ की? लंबी। अब ये चरने जाएगी तो ये पूंछ कहां पर फंस जाती है? झाड़ में फंस जाती है। किस में फंस जाती है? झाड़ में फंस जाती है। तो चलेगी तो मिट्टी में लगेगी, है ना? बहुत लंबी पूंछ होती है भेड़ की, नहीं होती है। अब आपको ये मान के चलना है कि होती है ना? अब ये जो पूंछ है वो कहां पर फंसेगी? झाड़ में फंसेगी, मिट्टी में लगेगी। तो मिट्टी के अंदर क्या है? प्रोटोजोआ। और ये प्रोटोजोआ कहां पर चले जाएंगे? भेड़ के शरीर में चले जाएंगे। अपनी संख्या में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे और भेड़ को क्या करेंगे? बीमार करेंगे। इस समस्या से बचने के लिए भेड़ की क्या काट दी जाती है? पूंछ काट दी जाती है। क्या काट दी जाती है? पूंछ काट दी जाती है। तो भेड़ की पूंछ को काटना क्या कहलाता है? भेड़ की पूंछ को काटना क्या कहलाता है? भेड़ की पूंछ को काटना क्या कहलाता है? बताओ। डोकिंग कहलाता है। भेड़ की पूंछ को काटना डोकिंग कहलाता है ना? अब गाय और भैंस की पूंछ क्यों नहीं काटी जाती है? अरे मार्केटिंग वैल्यू डाउन हो जाएगी। भैंस की पूंछ काटने पर भैंस का रेट क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता? और गऊ हमारी माता है तो गाय की पूंछ नहीं काट सकते अपन। समझ में आ गई बात है? ठीक है ना? देख लेना आप। रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है। हाँ, सेव आप कर देना खुद, अपने आप हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बकरी की पूंछ क्यों नहीं काटते? हाँ हाँ, सही पकड़ा आपने बात। बकरी की पूंछ क्या रहती है? खड़ी रहती है, ऊंची इस तरफ रहती है ना, इस तरफ रहती है ना, इसलिए बकरी की पूंछ नहीं काट सकते अपन। समझ में आई बात? ऊंट की पूंछ क्यों नहीं काटते? हैं? ऊंट की पूंछ क्या होती है? छोटी ऊंट क्या होता है? लंबा, तो ये परेशानी नहीं करेगी, इसलिए पूंछ काटी जाती है। तो किसकी काटी जाती है? भेड़ की काटी जाती है बेचारे की। ठीक है ना? तो भेड़ की पूंछ काटना क्या है? डोकिंग है। किस समस्या से बचने के लिए? परजीवियों से बचने के लिए पूंछ काटी जाती है भेड़ की। ठीक है, उतार लिया होगा। इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा? चलें आगे। हाँ, ऐसे ही कराते रहूं? अब बार बार तो पूंछ नहीं काटेंगे ना, है? रोज एक बार याद दिलवा दूं। ठीक है, अगला लिखो डिसबडिंग और डी हॉर्निंग। 4 नंबर। 4 नंबर ये ना? हाँ, ये शब्दावलियां बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में, एक आधा प्रश्न जरूर आएगा। डिसबडिंग, डिसबडिंग और क्या है? डी हॉर्निंग। डिसबडिंग और डी हॉर्निंग। देखो, दोनों शब्द अलग अलग है, अर्थ दोनों का एक ही है ना? दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है, सेम से लग रहे हैं। देखो, डिस प्लस क्या है? बडिंग। डिस प्लस क्या है? बडिंग। और दूसरा शब्द क्या है? डी प्लस में क्या है? हॉर्निंग। डी प्लस में क्या है? हॉर्निंग। डी का अर्थ हो गया हटाना। डी का अर्थ क्या हो गया? हटाना। और हॉर्निंग का, हॉर्न मतलब क्या हो गया? सींग। क्या हो गया? सींग। सींग हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डी हॉर्निंग। क्या कहलाएगी? डी हॉर्निंग। डिस का अर्थ हो गया हटाना। डिस का अर्थ हो गया हटाना। और बडिंग का अर्थ हो गया छोटी कलिका। कौन सी कलिका? छोटी कलिका। छोटी कलिका का अर्थ है पशुओं के अंदर सींग से ही। किससे है? सींग से ही है। ठीक है ना? तो पशुओं में सींग हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? डिसबडिंग, या फिर क्या कहलाएगी? डी हॉर्निंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डी हॉर्निंग कहलाएगी। छोटे सींगों को हटाना डिसबडिंग, और बड़े सींगों को हटाना डी हॉर्निंग। तो याद रखना, डिसबडिंग का अर्थ हो गया है छोटे सींगों को हटाना। छोटे सींगों को हटाना। छोटे सींगों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है क्या? डिसबडिंग। क्या कहलाती है? डिसबडिंग। और डी हॉर्निंग क्या है? बड़े सींगों को हटाना। बड़े सींगों को हटाना। बड़े सींगों को हटाना क्या कहलाता है? को हटाना क्या कहलाता है? डिसहॉर्निंग कहलाता है। डिसहॉर्निंग कहलाता है। सींग हटाने की जो उपयुक्त उम्र पूछी जाती है पशुओं में, वो कितनी होती है?
जन्म के 1 से 2 सप्ताह तक, है ना। उपयुक्त समय क्या होता है, सींग हटाने की जो उपयुक्त काल होता है, उपयुक्त समय होता है, वो होता है जन्म के 1 से 2 सप्ताह के बीच में अपन क्या कर सकते हैं, सींग को हटा सकते हैं। अब सींग हटाने की भी अलग अलग विधियां होती है। सींग हटाने की क्या होती है, अलग अलग विधि। हैं, कौन कहता है नहीं होते, थपवाते हैं ना, वही तो ये प्रक्रिया है। मैंने कहा ना अलग अलग प्रक्रियाएं हो सकती है। एक तो थपवाने वाली प्रक्रिया वो क्या है, डिसहॉर्निंग, और क्या है, डीहॉर्निंग है। एक देखो, बड़े पशुओं का सींग बनवाते हैं, कटवाते नहीं है। नाखून बढ़ता है ना, नाखून को अपन क्या करते हैं, छील करके बाहर, सॉरी उखाड़ करके बाहर थोड़ी ना निकालते हैं, नाखून को क्या करते हैं, काटते हैं। उसी प्रकार सींग को उखाड़ करके बाहर नहीं निकाल सकते। सींग आने के बाद में क्या करते हैं, सींग बनवाते हैं, ठपवाते हैं सींग बाद में, है ना। सींग को जैसे, अरे सींग ठपने वाला आता है ना, उससे अपन क्या करते हैं, जो आपने देखा होगा मोची के पास में देखा होगा आपने, जूते गांठने के लिए एक आगे से तीखा पहना होता है ना, वो काम में लिया जाता है, किस में, सींग बनाने के काम में। खुर बनवाते हैं और सींग बनवाते हैं पशुओं के, देखा होगा आपने। तो बनवाने का अर्थ हो गया सींग को छीलना। और डिसबडिंग और डीहॉर्निंग का अर्थ हो गया सींग आने की प्रक्रिया को क्या कर दिया, अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। अब सींग नहीं आएंगे, ठीक है। क्या करते हैं, गरम अपन करते हैं लोहे की छड़, गरम करते हैं नहीं करते, और लोहे की छड़ को अपन सींग अवरुद्ध करने की काम में लेते हैं। गरम लोहे की छड़ को काम में लेते हैं सींग को अवरुद्ध करने के काम में, ठीक है। तो ये डीहॉर्निंग क्या है, बड़े सींगों को हटाना, और डिसबडिंग क्या है, छोटे सींगों को हटाना। अब बड़े सींग ये नहीं है कि बड़े सींग जैसे इतने बड़े बड़े हो गए और उसको उखाड़ करके बाहर निकाल दिया, या उसको फिर गर्म करके हमने क्या कर दिया, दबा दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। 1 से 2 सप्ताह का समय बोला है ना, इसमें तो जब छोटी कलिका होगी, बिल्कुल सींग आने वाले होते हैं, उस समय उसको क्या कर दिया, अवरुद्ध कर दिया। या फिर थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय काल में सींग क्या निकल गए, बाहर निकल गए, और बिल्कुल क्या है, उन इसकी तुलना में क्या है, थोड़े बड़े हैं, उसको क्या कर दिया आपने, अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। वो कहलाएगा आपका डीहॉर्निंग, और ये कहलाएगा आपका डिसबडिंग। दोनों का अगर आप उपयुक्त समय देखो हुए तो वो है 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह, ठीक है। आगे वाला लिखो आप, डीबिकिंग, ये उतार लिया, डीबिकिंग। 5 नंबर है क्या, या 6 नंबर है, डीबिकिंग। वीक माने क्या होता है, वीक माने कमजोर होता है, बीक माने क्या होता है, चोंच, क्या होता है, चोंच। और डी माने हटाना, डी माने हटाना। तो डी बिकिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक डी और एक बिकिंग। डी प्लस में क्या है, डी प्लस में है बिकिंग, और बिकिंग का अर्थ हो गया है चोंच, क्या है, चोंच। और डी का अर्थ हो गया है हटाना, डी का अर्थ हो गया है हटाना। किसमें, तो स्पेशल किस में काम में लोगे आप, मुर्गी में। किसमें, मुर्गी में। मुर्गी में चोंच हटाने की प्रक्रिया, मुर्गी में चोंच हटाने की जो प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी डीबिकिंग। क्या कहलाएगी, डीबिकिंग। अब चोंच, संपूर्ण चोंच नहीं हटाते हैं, कुछ न कुछ ऊपर वाली चोंच को कितना काटा जाता है, और नीचे वाली चोंच को कितना काटा जाता है, ऊपरी चोंच और नीचे वाली चोंच। ऊपर वाली चोंच को 1/4 काटा जाता है, 1/4 भाग। कितना भाग, 1/4 भाग काटा जाता है। और नीचे वाली चोंच को काटा जाता है 1/8 भाग, 1/8 भाग काटा जाता है। तो अनुपात क्या बना, अनुपात बना 1/4 अनुपात में 1/8। ये अनुपात में मुर्गी की चोंच को
काटा जाता है। ऊपर वाली चोंच को 1/4 भाग काटा जाता है, नीचे वाली चोंच को क्या काटा जाता है, 1/8 भाग काटा जाता है। और देखो डी बिकिंग, बिकिंग नाम से स्पष्ट है क्या है, चोंच, और डी का अर्थ हो गया हटाना। तो डी बिकिंग हटाने चोंच हटाने के लिए अपन एक यंत्र काम में लेते हैं और उस यंत्र का नाम है डी बीकर। क्या नाम है, डी बीकर। डी बीकर नामक यंत्र से अपन क्या करते हैं, चोंच हटाने को काम में लिया जाता है। ये क्या है, यंत्र है, चोंच हटाने वाला यंत्र है। चोंच काटने का या चोंच हटाने का जो यंत्र है उसे अपन कहते हैं डी बीकर। क्या कहते हैं, डी बीकर। मुर्गी में चोंच हटाने की प्रक्रिया, चोंच हटाने की नहीं, इसको अच्छी तरीके से आप लिख लो, काटने की प्रक्रिया। क्या लिखोगे, काटने की प्रक्रिया। काटना, हटाना तो मतलब संपूर्ण हटा ली ना, चोंच काटने की प्रक्रिया। और डी का अर्थ यहां पर लिख लो, काटना, काटना। इतना तो चलेगा, ज्यादा तो काटाबाटी तो नहीं, कोनी हुई नहीं है। हाँ है? समझ जाओ और नहीं, ऑनलाइन ना कौन समझाएगा फिर, कैसी गलत लिखा हुआ है, है? पता नहीं, अपना राजस्थान में हनुमानगढ़ का नहीं अलग मुर्गी है, कोई 3 प्रकार की मुर्गी आ जाए तो हो गई। फोन करना भी उनको, ठीक है, कलाते लड़ाई होनी चाहिए, झगड़ा होना चाहिए, कलाते हैं, अब वो देखेंगे। हाँ, ये बात ठीक है, झगड़ा तो होना ही चाहिए। बस अपन तो झगड़े करवाने, इंग मार पड़वानी है बस अब, है? चलो सुधरे कौन तो खराब हो गया नहीं अब। लिखो डी वर्मिंग, आई बात सही है। 6 नंबर है क्या, डी वर्मिंग, वार्मिंग या वर्मिंग। डी वर्मिंग, डी का वही अर्थ है ना, हटाना। डी का अर्थ क्या हो गया, हटाना। अब यहां पर काटना नहीं करना है। डी प्लस में क्या है, वार्मिंग। वार्मिंग शब्द जो बना है वो वर्म से बना है। किससे बना है, वर्म। वर्म का अर्थ क्या हो गया, कीड़ा। क्या हो गया, कीड़ा। और डी का अर्थ क्या हो गया, हटाना। कीड़े हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डी वार्मिंग। क्या कहलाएगी, डी वार्मिंग। किस में, ये भी स्पेशल किस में काम में लोगे आप, मुर्गी में। किस में काम में लोगे, मुर्गी में। तो मुर्गी में कीड़े हटाने की प्रक्रिया मुर्गी के आंत या अमाशय से, आंत या अमाशय से कृमि, कृमि का अर्थ होता है कीड़ा, कृमि को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीवॉर्मिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, डीवॉर्मिंग कहलाती है। मुर्गियों के अमाशय में कीड़े पड़ जाते हैं, आंत में क्या पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। मुर्गियां क्या खाती है, चूगा चुगती है ना, तो चूगे के साथ में क्या चली जाती है, मिट्टी चली जाती है। क्या चली जाती है, मिट्टी चली जाती है। और उस मिट्टी से अमाशय में क्या पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। और मुर्गियों को क्या देते हैं अपन, कैल्शियम। क्या देते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम सीधा नहीं देते, मेडिसिन के रूप में नहीं देते, संगमरमर के क्या देते हैं, टुकड़े देते हैं। संगमरमर के क्या देते हैं, टुकड़े देते हैं। और संगमरमर में क्या है भाई, कैल्शियम है, मिट्टी है उसके अंदर, तो उससे क्या पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। ये कीड़े हटाने की जो प्रक्रिया है आंत और अमाशय से, ये कहलाती है डीवॉर्मिंग। क्या कहलाती है, डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग कितनी भी की जा सकती है, लेकिन पहली और दूसरी डीवॉर्मिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली डीवॉर्मिंग जो है
वो की जाती है प्रथम 4.5 माह में। प्रथम 4.5 माह के अंदर क्या की जाती है, पहली डीवॉर्मिंग की जाती है ना। पहली डीवॉर्मिंग की जाती है 4.5 माह में, और दूसरी जो डीवॉर्मिंग है वो की जाती है 6 माह में। दूसरी डीवॉर्मिंग है वो कब की जाएगी, 6ठे माह में। पहली डीवॉर्मिंग की जाएगी 4.5 माह में, जब मुर्गी कितने माह की हो जाएगी, 4.5 माह की हो जाएगी तब। और दूसरी की जाएगी 6 माह पर, यानी मुर्गी कितने माह की हो जाएगी, 6 माह की हो जाएगी, तब क्या की जाएगी, डीवॉर्मिंग की जाएगी। इसके बाद में अब आप 15 दिन से भी कर सकते हो, 20 दिन से भी कर सकते हो, इसके बाद में महीने बाद भी कर सकते हो, 2 महीने बाद भी कर सकते हो। ये पहली दो क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहली का टाइम काल क्या रहेगा, 4.5 माह, और दूसरी का टाइम काल क्या रहेगा आपका, 6 माह रहेगा। ठीक है ना। ये स्पेशल डीवॉर्मिंग किस में होगी, ये स्पेशल और स्पेशल मुर्गियों के लिए, है ना। तो शब्दावलियां पढ़ी अभी तक आपने 6, कितनी पढ़ी है, 6 शब्दावलियां पढ़ी है। चलो अपन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे। पहली है चयन। चयन तो सबको पता है, चुनना, यानी किसी भी अच्छे गुणों वाले पशु को पशुओं के झुंड से क्या करना, अलग करना, है ना। अब उसकी अलग करके आपको क्या करनी है, देखभाल करनी है। जैसे भैंस की मुर्रा नस्ल, जानते हो ना, भैंस की मुर्रा नस्ल देखने में भी सुंदर होती है और अधिक दूध देने वाली भी होती है नहीं होती। तो उसकी अपने प्रजातियां अलग से क्या करनी है, विकसित करनी है। तो हम उस भैंस को क्या रखेंगे, अलग रखेंगे। क्या रखेंगे, उसको अलग रखेंगे। उसके अच्छे गुणधर्म को आपने चयन किया है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, चयन कहलाएगी। दूसरा जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है कलिंग। क्या पढ़ा है, कलिंग। कलिंग जो है वो क्या है कि पशुओं के झुंड में ऐसा पशु है जो बिल्कुल खराब गुण लिए हुए हैं, या तो वो बीमार है या फिर वो किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर रहा, उत्पादन नहीं कर रहा। तो उस पशु को पशुओं के झुंड से क्या करना है, अलग करना है। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कलिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कलिंग कहलाएगी। तीसरा जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है डॉकिंग। और डॉकिंग स्पेशल किसके लिए काम में लोगे, भेड़ के लिए। अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए, प्रश्न बन के ऐसा आ जाए कि भेड़ में पूंछ काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डॉकिंग कहलाती है, और प्रश्न ऐसा आ जाए कि पशुओं में पूंछ काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो भी आपको याद रखना है डॉकिंग ही कहलाएगी। मुख्य रूप से जो डॉकिंग शब्द काम में लेते हैं वो किस में लेते हैं, पूंछ काटने में। किसकी पूंछ, भेड़ की पूंछ काटने के लिए स्पेशल शब्द काम में लिया जाता है, भेड़ के लिए। ठीक है। फिर आपने पढ़ा है डिसबडिंग, और क्या पढ़ा है, डीहॉर्निंग। डिसबडिंग का अर्थ होता है छोटे सींग काटना, और जो आपका डीहॉर्निंग का अर्थ होता है बड़े सींगों को हटाने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, डीहॉर्निंग कहलाती है। उपयुक्त समय काल कितना है, जन्म से 1 से 2 सप्ताह के बीच में। अच्छा, पूंछ काटने वाली जो प्रक्रिया है ना, इसकी आपकी उम्र लिखना है, वो लिखो आप। क्या लिखोगे, डॉकिंग की लिखो आप 1 से 2 सप्ताह। ये भी क्या है, जन्म के 1 से 2 सप्ताह के बीच आप क्या करवा सकते हो, भेड़ की डॉकिंग। ठीक है, 1 से 2 सप्ताह तक, ठीक है। लिख लिया होगा, डिसबडिंग, डीहॉर्निंग, और उसके बाद में डीबिकिंग। क्या है, डीबिकिंग। डीबिकिंग यानी चोंच काटने की प्रक्रिया किसमें, मुर्गी में। मुर्गी में चोंच काटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डीबिकिंग कहलाएगी। और ऊपरी चोंच को कितना काटा जाता है, 1/4 भाग। नीचे वाली चोंच को कितना काटा जाता है, 1/8 भाग, यानी अनुपात 1/4, अनुपात क्या रहेगा, 1/8। और किस यंत्र का उपयोग करते हैं, डीबिकर नामक यंत्र का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं चोंच काटने के लिए। ठीक है। उसके बाद में है डीवॉर्मिंग। डीवॉर्मिंग का अर्थ क्या होता है, डीवॉर्मिंग का अर्थ होता है कीड़े को हटाना, और स्पेशल किसमें, मुर्गियों के आंत और अमाशय से कृमि या कीड़े को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीवॉर्मिंग कहलाती है। पहली डीवॉर्मिंग कब की जाती है, जब मुर्गी 4.5 माह की होती है तब। और दूसरी डीवॉर्मिंग कब की जाती है, जब मुर्गी 6 माह की होती है तब। ठीक है। नेक्स्ट, अब मुर्गियों को लड़वा देते हैं, और लड़वाने की जो प्रक्रिया है ना वो क्या कहलाती है, फाइटिंग। जी हाँ, फाइटिंग कहलाती है। लिखो आप, कैनाबोलिज्म। क्या है, कितना नंबर का है रे, 7 नंबर का। और लिखो आप कैनाबोलिज्म। हाँ, कैनाबोलिज्म।
कैनाबोलिज्म। हाँ, मुर्गियों को लड़वाने की प्रक्रिया नहीं है। मुर्गियां दूसरे पक्षियों के साथ में झगड़ने लग जाती है, खुद अपने आप में आपस में मुर्गियां क्या करती है, झगड़ती है, चोंच मार करके अपने आप को क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैनाबोलिज्म कहलाती है। अन्य किसी पक्षियों को या अपने ही प्रजाति की मुर्गियों के साथ में क्या करती है, चोंच मार करके लड़ने लग जाती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैनाबोलिज्म कहलाती है। क्यों करती है ऐसा मुर्गियां, मुर्गियों के अंदर सोडियम क्लोराइड की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो कैनाबोलिज्म जो प्रक्रिया है वो मुर्गियां प्रदर्शित करती है। क्यों, क्योंकि मुर्गियों के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो लिखो आप कैनाबोलिज्म में, मुर्गियों का एक दूसरे पक्षियों को, मुर्गियों का मुर्गियों का एक दूसरे पक्षियों को चोंच मारकर घायल कर देना क्या कहलाता है, कैनाबोलिज्म कहलाता है। कैनाबोलिज्म याद रखना है क्यों होती है, तो लिखना मुर्गियों में किसकी कमी हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड की क्या हो जाएगी, कि कमी के कारण ये क्या करते हैं भाई, ये गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की क्या हो जाएगी, मुर्गियों में कमी हो जाएगी, इसलिए ऐसी प्रक्रिया वो क्या करती है, प्रदर्शित करती है। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो केपोनाइजेशन यानी बधियाकरण। चलूं आगे, केपोनाइजेशन 9 नंबर है या 8 नंबर है, 8 नंबर है। केपोनाइजेशन का अर्थ हो गया है बधियाकरण। बधियाकरण बधियाकरण कोई भी नर पशु है, नर पशु, चाहे वो मुर्गा है, चाहे वो बकरा है, चाहे वो बैल है ना, इनकी प्रजनन क्षमता को क्या कर देना, प्रजनन क्षमता को क्या कर देना, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, क्या कहलाता है, नर पशु की प्रजनन क्षमता को, प्रजनन क्षमता को, प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना, समाप्त कर देना क्या कहलाता है, बधियाकरण कहलाता है। प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना क्या कहलाता है, बधिया कहलाता है, बधियाकरण। लिख लिया होगा। अब बधियाकरण को डिटेल से पढ़ना है जब अपन क्या पढ़ेंगे, जानकारी पढ़ेंगे बधियाकरण के बारे में अलग से, है ना। बधियाकृत जो गाय बैल जो होता है वो क्या कहलाता है, बधियाकरण जो साढ़ होता है वो क्या कहलाता है ना। बधियाकरण मुर्गे का क्या नाम होता है, कैंपेन कहते हैं, कैपेन, क्या कहते हैं, कैपेन कहते हैं। बधियाकरण की उम्र सही क्या है, ये सारी डिटेल हमें अलग से पढ़नी है, बाद में पढ़ेंगे अपन, अभी अपन सामान्य नोमेनकल्चर पढ़ते हुए चल रहे हैं। आगे लिखो फ्लशिंग। 9 नंबर क्या है, फ्लशिंग। फ्लशिंग क्या हो गया, गर्मी लग रही है, हैं? इसमें टाइमिंग की कहां पता लगेगा, हैं? ऊपर चल रहा है क्या, 45 मिनट से ऊपर होगी क्या, ठीक है कोई ना। पूरा पक्का पता है 45 मिनट से ऊपर होगी क्लास। कितने बजे स्टार्ट की थी, 12:30।
फ्लशिंग। यही तो मैं देख रहा हूँ ना, कहीं 30 मिनट की क्लास रख दे, प्रॉब्लम हो जाए फिर। अरे मैं कह रहा हूँ कि कहीं 30 मिनट की क्लास ही रिकॉर्डिंग करें, फिर प्रॉब्लम हो जाए ना। कम से कम 50 मिनट की पहली क्लास तो देने का फर्ज है ना। हाँ, 1 घंटे की करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब बैठे रहना बस। बोर तो नहीं हो रहे हैं? हो रहे हो क्या? लिखो फ्लशिंग। ये शब्द है, ये भेड़ से संबंधित है, याद रखना है। गर्भवती भेड़ को, गर्भवती भेड़ को ब्याने के, ब्याने के 3-4 सप्ताह पूर्व, 3-4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला, दिया जाने वाला, दिया जाने वाला सांद्रित आहार क्या कहलाता है? सांद्रित आहार क्या कहलाता है? फ्लशिंग कहलाता है। हैं? अगले जन्म में तू भेड़ बनना है, फिर पता लग जाएगा। है? सही है। गर्भवती भेड़ को ब्याने से 3-4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला जो सांद्रित आहार है वो क्या कहलाता है? फ्लशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लशिंग कहलाता है। लास्ट, नेक्स्ट लिखो आप, लास्ट नहीं, नेक्स्ट। लिखो स्टिमिंग अप, स्टिमिंग अप। हाँ जी, स्टिमिंग अप, ये 10 नंबर का है ना, स्टिमिंग अप। ये गाय भैंस के लिए काम में आएगा शब्द। गाय और भैंस को, भैंस को ब्याने से पहले, ब्याने के 6 सप्ताह पहले, 6 सप्ताह पहले दिया जाने वाला, दिया जाने वाला आहार क्या कहलाता है? स्टीमिंग अप कहलाता है। स्टीमिंग अप, गाय और भैंस को ब्याने के 6 सप्ताह पहले दिया जाने वाला आहार स्टीमिंग अप कहलाता है। ठीक है। 11 नंबर, डाउन कवर। क्या है भी? डाउन कवर। ये क्या होता है डाउन कवर? हाँ, डाउन कवर क्या होता है? जो ब्याने वाला पशु होता है ना, ब्याने वाले पशु के, पशु के ब्याने के 15 दिन पहले, 15 दिन पहले इसमें लिखो आप, ब्याने वाले पशु में ब्याने के 15 दिन पहले होने वाले शारीरिक परिवर्तन, होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? शारीरिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? शारीरिक परिवर्तन डाउन कवर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाउन कवर कहलाते हैं। स्टीमिंग अप क्या है? गाय भैंस को ब्याने के 6 सप्ताह पहले दिया जाने वाला जो आहार होता है वो स्टीमिंग अप कहलाता है। और डाउन कवर क्या है? ब्याने वाले पशु में ब्याने के 15 दिन पहले होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन है उन्हें अपन क्या कहेंगे? डाउन कवर कहेंगे। क्या कहेंगे? डाउन कवर कहेंगे। ठीक है। फिर आप लिखो, आज के लिए लास्ट लिखना है आपको 12 नंबर। 12 नंबर में लिखो कास्टिंग। क्या लिखोगे? कास्टिंग। और कास्टिंग क्या चीज होती है? हैं? पशु को जमीन पर गिराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कास्टिंग कहलाती है। यही काम, यही काम आएगी। कास्टिंग।
पशु को जमीन पर गिराने की प्रक्रिया। जमीन पर गिराने की प्रक्रिया। पशु को जमीन पर गिराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कास्टिंग कहलाती है। अब किस तरफ गिराना चाहिए पशु को, बाईं तरफ या दाईं तरफ? बाईं तरफ गिराना चाहिए। किस तरफ? बाईं तरफ। तो लिख लेना, बाईं तरफ गिराने की प्रक्रिया है ये। बाईं तरफ गिराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कास्टिंग, है ना। पशु को हमेशा और हमेशा बाईं तरफ गिराना चाहिए। दाईं तरफ क्यों नहीं गिराते? पशुओं में 2 अमाशय पाए जाते हैं। कितने अमाशय? 2 अमाशय। बड़ा अमाशय जो होता है वो कहलाता है रूमेन। क्या कहलाता है? रूमेन। तो दाईं तरफ क्या होता है? रूमेन स्थित होता है। अब पशु को अगर दाईं तरफ गिरा दिया तो रूमेन पर क्या पड़ेगा? भार पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और पशु में क्या आ जाएगा? आफरा आ जाएगा, है ना। उस आफरे से बचाने के लिए पशु को बाईं तरफ गिराया जाता है। गिराने की भी प्रक्रियाएं अलग अलग होती है। रस्सी बांध करके गिराना अलग विधि है, हाथ से गिराना अलग विधि है। ये अपन पढ़ेंगे आगे डिटेल से, ठीक है। हाँ हाँ, वो बातें अलग हैं। तो समझ आया या नहीं आया? पक्की बात है, ठीक है। आज है, आज की क्लास बढ़िया है। आगे आगे देखते जाओ आप। और तो हैं, हैं क्या कह रहे हो? ये सबको पता है ना, हमारी कोचिंग का ऐप क्या है? विजन इंस्टीट्यूट। ये सबको डाउनलोड करना ही है। और यूट्यूब चैनल को क्या है? जीके बाय अजय सर। इस पे जाकर के कंटेंट आप देख भी सकते हैं, है ना। इसी पे ही आपको शाम को 6 से 7 बजे, सॉरी 7 से 8 और 8 से 9 और सुबह 6 से 7, सुबह 6 से 7 के बीच में क्या मिलेगी? करंट जीके की क्लासें। और 7 से 8 इवनिंग में शाम को आपको एनिमल हस्बेंड्री की क्लास। और 8 से 9 आपको कौन सी क्लास मिलेगी? जीके की क्लास, ठीक है ना। ये आज से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो यूट्यूब पर आपने पढ़ा है उसकी पीडीएफ, और क्लास में जो आपने पढ़ा है उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल को भी क्या करना है? ज्वाइन करना है, ठीक है। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम। आज के लिए धन्यवाद।